मैं डॉक्टर इरशाद अली खान, समाचार राजनीति विज्ञान विभाग, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय डीडवाना में कार्यरत हूँ। आज हम शीत युद्ध का विस्तार का अध्ययन करेंगे। इससे पहले हमने शीत युद्ध का अभिप्राय, अर्थ और शीत युद्ध के उदय के कारण और शीत युद्ध के प्रभाव का भी अध्ययन किया था। आज हम शीत युद्ध के चरणों की यानी प्रगति विस्तार के बारे में अध्ययन करेंगे, जिसमें पहला चरण 1917 से 1945, दूसरा चरण 1946 से 1953, तीसरा चरण 1953 से 1958 और चौथा चरण 1959 से 1962 और पंचम चरण 1963 से 1969 और छठा चरण जो है 1980 से 1989 का अध्ययन करेंगे। शीत युद्ध के विस्तार का जो प्रथम चरण है 1917 से लेकर 1945 है। इसमें अमेरिकी विद्वान हॉल तथा फ्रेंच विद्वान आंद्रे फॉन्टेन मानते हैं कि वस्तुतः अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में शीत युद्ध का आरंभ 1945 में नहीं वरन 1917 में बोल्शेविक क्रांति के साथ हुआ, जिससे राज्य शक्ति का नया स्वरूप और सामाजिक आर्थिक विकास का वैकल्पिक कार्यक्रम सामने आया। सही मायने में विचारधाराओं के संघर्ष के रूप में शीत युद्ध का आरंभ उसी दिन से हो जाता है जिस दिन 1917 में रूस में बोल्शेविक क्रांति हुई। 1917 में विश्व का प्रथम साम्यवादी राज्य अस्तित्व में आया और कार्ल मार्क्स के विचारों को मूर्त रूप दिया गया। रूस में साम्यवाद की स्थापना का पूंजीवादी राज्यों ने स्वागत किया। अभी अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यद्यपि शीत युद्ध शब्द का प्रयोग नहीं हुआ था, तथापि दो वैचारिक पक्ष अवश्य प्रकट होने लगे थे। एक और अकेला सोवियत संघ था तो दूसरी ओर अपने मित्रों सहित ग्रेट ब्रिटेन था। इन दोनों पक्षों का एक दूसरे के प्रति जो दृष्टिकोण था उससे स्पष्ट परिलक्षित होता था कि भविष्य में इन दोनों के मध्य आपसी मतभेद बढ़ते रहेंगे। इस काल में शीत युद्ध अपने उग्र रूप में इसलिए प्रकट नहीं हुआ क्योंकि सोवियत संघ एक निर्बल राष्ट्र था, दूसरे ओर पूंजीवादी राज्य ब्रिटेन अमेरिका अत्यंत शक्तिशाली राष्ट्र थे। द्वितीय महायुद्ध में दोनों पक्षों की हिटलर के विरुद्ध मित्रता एक मजबूरी थी। सच्चाई ये थी वास्तविकता कि ब्रिटेन और अमेरिका ने कम्युनिस्ट विचारधारा को कभी पसंद नहीं किया। 1920 में जब सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने अमेरिका के साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने चाहा तो अमेरिका उस समय तक उसके साथ व्यापारिक संबंध स्थापित करने के लिए तैयार नहीं हुआ जब तक कि रूस ने उसकी कतिपय आवश्यक शर्तें नहीं मान ली। ब्रिटेन में मजदूर दल की सरकार के सत्तारूढ़ होने पर ही ब्रिटेन द्वारा 1924 में सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार को मान्यता दी गई। अमेरिका सरकार तो अनेक वर्षों तक साम्यवादी व्यवस्था से भयभीत रही। नवंबर 1933 में जाकर उसने साम्यवादी सरकार को मान्यता प्रदान कर कूटनीतिक संबंध स्थापित किए। फ्लेमिंग के अनुसार इस काल में शीत युद्ध को जन्म देने वाली निम्नलिखित घटनाएं प्रमुख रही। अप्रैल 1942 से जून 1944 द्वितीय मोर्चा का स्थगन, 29 मार्च 1944 से फरवरी 1945 सोवियत सेनाओं द्वारा पूर्वी यूरोप का अधिकार, मार्च 1945 इटली में जर्मन आत्मसमर्पण समझौते पर रूस से मतभेद, 6 अगस्त 1945 प्रथम अमेरिकी परमाणु बम का हिरोशिमा पर प्रयोग जिसने विश्व के संभावित सामरिक संतुलन को उल्ट दिया। 18 अगस्त 1945 बर्नेज बेविन की पूर्वी यूरोप में स्वतंत्र चुनाव कराने की कूटनीतिक चेष्टा की शुरुआत इत्यादि इस काल में शीत युद्ध का प्रथम चरण रहा। शीत युद्ध के द्वितीय चरण में विस्तार में इस काल में शीत युद्ध का असली रूप में यानी 1946 से 1953 में इस काल में अमेरिका ने सोवियत संघ को घेर कर उसके विस्तार को प्रत्येक स्तर पर प्रतिरोध करने की नीति अपनाई। इस काल में शीत युद्ध की वृद्धि के लिए अनेक घटनाएं थी जिसमें चर्चिल का फुटलल भाषण विशेष रूप से था। 5 मार्च 1946 को अमेरिका के फुलटन स्थान पर चर्चिल द्वारा दिए गए भाषण ने शीत युद्ध का आधुनिक रूप में श्रेणीगणित कर दिया। फुलटन नगर में भाषण देते हुए चर्चिल ने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के क्षेत्र में नई विचारधारा का सूत्रपात किया। उसने कहा, हमें तैरने सही के एक स्वरूप के स्तर पर उसके दूसरे स्वरूप के संस्थापन को रोकना चाहिए। उसने स्वतंत्रता की दीप शाखा प्रज्वलित रखने एवं ईसाई सभ्यता की सुरक्षा के लिए एक आंग्ल अमेरिकी संगठन की मांग की। उसका सुझाव था कि साम्यवाद के प्रसार को सीमित रखने के लिए प्रत्येक संभव एवं नैतिक अनैतिक उपायों का
अवलंबन किया जाए। इसके बाद समूचे अमेरिका में सोवियत विरोधी भावना का तूफान फूट पड़ा। 29 दिसंबर 1946 को राष्ट्रपति ट्रूमैन के तत्कालीन वाणिज्य सचिव हेनरी ए वालेस से त्यागपत्र देने को कहा, क्योंकि उसने 12 सितंबर 1946 को न्यूयॉर्क में एक सार्वजनिक भाषण में सोवियत संघ और अमेरिका के बीच मैत्री भावना की वकालत की थी। राज्य सचिव डीन एचिसन ने 18 फरवरी 1947 को सीनेट में के सम्मुख कहा था कि सोवियत संघ की विदेश नीति आक्रामक और विस्तारवादी है। इसके बाद में ट्रूमैन सिद्धार्थ, जो राष्ट्रपति था ट्रूमैन, उसने 12 मार्च 1947 को अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रूमैन ने अमेरिका की यह नीति घोषित की कि वह साम्यवादी प्रसार को रोकेंगे। इस नीति के अनुसार दुनिया में जहां कहीं भी शांति भंग होने वाला प्रत्यक्ष या परोक्ष आक्रमणकारी होगा, वहां संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा संकट में मानी जाएगी और वह उसको रोकने के लिए पूरा प्रयत्न करेगा। यूनान, टर्की, ईरान आदि देशों को साम्यवादी खेमे में जाने से बचाने के लिए ट्रूमैन ने यह निर्णय लिया कि इन्हें आर्थिक सहायता प्रदान की जाए। मार्च 1947 में ट्रूमैन ने अमेरिकी कांग्रेस को यह सिफारिश की कि यूनान को $25 करोड़ और टर्की को $15 करोड़ आर्थिक सहायता प्रदान की जाए, और चेतावनी दी कि विश्व की स्वतंत्र जनताएं अपनी स्वाधीनता बनाए रखने के लिए हमारी तरफ देख रही है। यदि हमने नेतृत्व में चूक की तो समूचे विश्व की शांति खतरे में पड़ जाएगी। हम निश्चय ही अपने स्वयं के राष्ट्र के कल्याण को संकट में डाल देंगे। वस्तुतः आर्थिक सहायता के माध्यम से साम्यवाद के प्रसार को सीमित करने की अमेरिका ने जो नीति अपनाई उसे ट्रूमैन सिद्धांत का नाम से पुकारा जाता है। मार्शल योजना जो है, 23 अप्रैल 1947 को अमेरिकी विदेश सचिव मार्शल ने इस बात पर बल दिया कि यदि इस समय फौरन यानी तत्काल यूरोप के आर्थिक पुनरुद्धार का यत्न न किया गया तो वह साम्यवाद हो जाएगा। परिणाम स्वरूप राष्ट्रपति ट्रूमैन ने मार्शल द्वारा दिए गए सुझावों के अनुसार पश्चिमी यूरोपीय देशों के आर्थिक पुनर्निर्माण तथा इन देशों के व्याप्त बेकारी, भूखमरी, निर्धनता, साधनहीनता और अव्यवस्था को समाप्त करने के उद्देश्य से मार्शल योजना शुरू की। इस योजना के अंतर्गत अमेरिका ने 1948 से लेकर 1952 तक कुल 4 वर्षों की अवधि में पश्चिमी यूरोप देशों को $12 अरब की आर्थिक सहायता देने का कार्यक्रम स्वीकार किया। वस्तुतः इस योजना का मुख्य उद्देश्य पश्चिमी यूरोपीय देशों को साम्यवादी प्रभाव में जाने से रोकना और साम्यवादी प्रभाव को समाप्त करना था। चूंकि जिन देशों को इस योजना के अंतर्गत सहायता दी गई उन पर मुख्य शर्त यह लागू की गई कि वे अपने देश की शासन व्यवस्था में साम्यवादियों को कोई स्थान नहीं देंगे। इस योजना में अमेरिका की साम्यवाद के अवरोध की नीति को सफल बनाने की सहायता दी। बर्लिन की नाकाबंदी 1948 में सोवियत संघ ने बर्लिन की नाकाबंदी करके शीत युद्ध को चरम सीमा पर पहुंचा दिया। बर्लिन की नाकाबंदी के अवसर पर दोनों ही पक्षों को अपनी शक्ति आजमाने का मौका मिला। इससे पश्चिमी जर्मनी के बीच सभी रेल, सड़क और जलीय यातायात बंद कर दिया गया। इस समय अमेरिका ने कठोर रुख अपनाया और सोवियत संघ इस नाकाबंदी में असफल रहा। मई 1948 में उसने इस नाकाबंदी को समाप्त कर दिया, किंतु इसका परिणाम यह हुआ कि सोवियत संघ का विरोध करने की दृष्टि से अमेरिका नए नए सैनिक संगठनों की स्थापना करने की प्रयत्नशील हो गया। जर्मनी का विभाजन। अब तक जो जर्मनी शीत युद्ध का एक प्रधान केंद्र बन गया था। ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका ने अपने अधीनस्थ जर्मनी के तीनों पश्चिमी क्षेत्रों का एकीकरण कर दिया। इस तरह 21 सितंबर 1949 को संघीय जर्मन गणराज्य फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी, जैसे पश्चिमी जर्मनी कहते हैं, का उदय हुआ। मित्र राष्ट्रों के इस कार्य के प्रत्युत्तर में 7 अक्टूबर 1949 को जर्मनी के रूसी क्षेत्र में जर्मन प्रजातंत्र गणराज्य यानी जर्मन डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, जिसे पूर्वी जर्मनी भी कहा जाता है, की स्थापना कर दी गई। इस प्रकार जर्मनी पूर्वी जर्मनी और पश्चिमी जर्मनी में विभाजित हो गया। जर्मनी के एकीकरण का प्रश्न शीत युद्ध को बल प्रदान करने लगा। इसके बाद नाटो की स्थापना 1949 में संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो जैसी सैनिक संधि का निर्माण किया गया। इसके अनुसार यूरोप में या उत्तरी अमेरिका में किसी एक या अनेक देशों के विरुद्ध किया गया सशस्त्र आक्रमण सब देशों के विरुद्ध आक्रमण समझा जाएगा और ऐसा आक्रमण होने की दशा में व्यक्तिगत रूप से अथवा अन्य देशों सदस्यों के साथ मिलकर उत्तरी अटलांटिक क्षेत्र में शांति बनाए रखने के लिए आवश्यक समझा जाने वाला कार्य करेंगे। नाटो सोवियत संघ की चेतावनी थी कि
यदि उसने इस संधि पर हस्ताक्षर करने वाले किसी देश पर आक्रमण किया तो संयुक्त राज्य अमेरिका तत्काल उसकी सहायता करेगा। इसके पश्चात चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना में 1 अक्टूबर 1949 को चीन में साम्यवादी शासन की स्थापना हो जाने से शीत युद्ध में उष्णता आ गई। साम्यवादियों की इस विजय ने सोवियत संघ में उत्साह काफी वृद्धि कर दी। संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुसार चीन सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य था, परंतु जब चांग कोई शेक की राष्ट्रवादी सरकार भागकर फार्मोसा चली गई तो चीन की साम्यवादी सरकार ने महासभा एवं सुरक्षा परिषद में अपना स्थान पाने की मांग की। संयुक्त राज्य अमेरिका ने उसका विरोध किया। संयुक्त राज्य अमेरिका यह नहीं चाहता था कि सुरक्षा परिषद में सोवियत संघ का एक और समर्थक हो जाए। साम्यवादी चीन की सदस्यता की मांग को संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा अस्वीकार किए जाने की सोवियत संघ में तीव्र प्रतिक्रिया हुई और इस पर उसने सुरक्षा परिषद की बैठकों का भी बहिष्कार किया। साम्यवादी चीन की सदस्यता के प्रश्न को लेकर सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य शीत युद्ध में भयंकर कुटुता और विवश पैदा हो गया, जिसका प्रभाव परवर्ती अंतर्राष्ट्रीय राजनीति पर परिलक्षित होता है। इसके बाद कोरिया युद्ध जो 1950 का था। कोरिया का युद्ध वास्तव में पश्चिमी गुट और कम्युनिस्ट गुट के बीच युद्ध था। 1950 में सोवियत साम्यवादी उत्तरी कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण कर दिया और अमेरिका ने सैनिक संगठनों के माध्यम से स्वतंत्र विश्व की रक्षा का दायित्व अपने ऊपर लिया। अमेरिका ने सुरक्षा परिषद से सोवियत संघ की अनुपस्थिति का खूब नाजायज फायदा उठाया। संयुक्त राष्ट्र संघ ने उत्तरी कोरिया को आक्रमणकारी घोषित कर दिया और उस झंडे के नीचे अनेक देशों की विशेषता अमेरिका की सेनाओं ने दक्षिणी कोरिया की सहायता की। कोरिया संघर्ष में शीत युद्ध सशस्त्र संघर्ष में बदल गया। चीनी सैनिकों और सोवियत संघ के हथियारों से उत्तरी कोरिया लड़ रहा था और संयुक्त राष्ट्र की सेना के नाम पर संयुक्त राज्य अमेरिका दक्षिणी कोरिया की तरफ से मैदान में था। संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच पर तथा उसके बाहर सोवियत संघ और अमेरिका ने एक दूसरे के खिलाफ राजनीतिक प्रचार अभियान तीव्र कर दिया। यह युद्ध लगभग 4 वर्ष तक चला और जून 1953 में बंद हुआ, किंतु दोनों गुटों के बीच शीत युद्ध जारी रहा। अमेरिका द्वारा जापान के साथ शांति संधि, जिस समय कोरिया युद्ध चल रहा था तभी सितंबर 1951 में अमेरिका सहित कई अन्य पश्चिमी देशों ने जापान के साथ एक शांति संधि पर हस्ताक्षर किए। सोवियत संघ ने इस कार्रवाई को एक पक्षीय कहकर अमेरिका की काफी निंदा की। वस्तुतः इस द्वितीय चरण में शीत युद्ध की काफी तीव्रता देखी गई। इस काल में चर्चिल, ट्रूमैन, मार्शल, डलेस, सीनेटर वेडनबर्ग, स्टालिन जैसे नेताओं ने मिलकर शीत युद्ध को चरम सीमा तक पहुंचा दिया। इसके बाद में जो तीसरा चरण है, शीत युद्ध के विस्तार का तीसरा चरण, प्रगति का तीसरा चरण, जिसे हम 1953 से 1958 के बीच में काल विभाजन करते हैं। इस काल में अमेरिका और सोवियत संघ के नेतृत्व में परिवर्तन आया और यह आशा की जाने लगी कि शीत युद्ध की उष्णता में ठंडापन आएगा। मार्च 1953 में स्टालिन की मृत्यु के बाद शीत युद्ध के इतिहास में एक नया मोड़ आने की आशा थी। चूंकि स्टालिन की नीतियों को शीत युद्ध का बहुत बड़ा कारण माना जाता था, यद्यपि स्टालिन ने पश्चिमी राष्ट्रों से कूटनीतिक संबंध कायम रखे, तथापि वह इतने अडंगेबाज था कि उसके साथ कार्य करना दुस्साध्य था। स्टालिन के उत्तराधिकारी क्रुश्चेव ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व और समझौतावादी नीति को अपनाने पर जोर दिया। इसी दौरान अमेरिकी नेतृत्व में भी परिवर्तन आया तथा शीत युद्ध के नायक राष्ट्रपति ट्रूमैन के स्थान पर जनरल आइजनहावर अमेरिका के राष्ट्रपति बने। इस काल की प्रमुख घटनाओं में विशेष रूप से हम सोवियत संघ द्वारा परमाणु परीक्षण को मानते हैं। अगस्त 1953 में सोवियत संघ द्वारा प्रथम आणविक परीक्षण किया गया। इससे अमेरिका सशक्त हुआ और वह वहां दूसरी ओर निशस्त्रीकरण को दोनों पक्ष आवश्यक समझने लगे। दूसरा था हिंद चीन का प्रश्न। फ्रांसीसी साम्राज्यवाद के विरुद्ध हिंद चीन में चलने वाले संघर्ष में दोनों गुटों ने अलग अलग पक्षों का समर्थन किया। अमेरिका ने इस संघर्ष में फ्रांस का सहयोग किया तो सोवियत रूस ने हिंद चीन के लोगों का समर्थन किया। इस प्रकार हिंद चीन की समस्या शीत युद्ध का अंतिम अंग बन गया। इसके बाद सीटो सेंटो की स्थापना की गई थी 1954 में और सीटो का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण पूर्वी एशिया में कम्युनिस्ट चीन के साम्यवादी प्रसार का विरोध करना और 1953 में चर्चिल ने संयुक्त राज्य अमेरिका के आगे यह प्रस्ताव रखा था कि दक्षिण पूर्वी एशिया के नाटो जैसे एक संगठन का निर्माण किया जाए। 8 सितंबर 1954 को सीटो संधि पर हस्ताक्षर हुई। इस संधि के मूल में एक ही बात थी कि कंबोडिया, वियतनाम और लाओस को साम्यवादी चीन के प्रभाव में जाने से रोका जाए। इसके बाद में सीटो के
सीटो सेंटो नाटो के प्रत्युत्तर में वार्सा पैक्ट की स्थापना 14 मई 1955 को सोवियत संघ और उसके साथी 8 देशों ने वार्सा पैक्ट का निर्माण किया। इसके अनुसार यदि किसी सदस्य पर सशस्त्र सैनिक आक्रमण होता है तो अन्य उसकी सैनिक सहायता करेंगे। वार्सा पैक्ट नाटो का पूरा जवाब था। हंगरी पर सोवियत हस्तक्षेप, यानी 1956 में हंगरी में सोवियत हस्तक्षेप ने अंतर्राष्ट्रीय तनाव तथा शीत युद्ध में पर्याप्त अभिवृद्धि की। पश्चिमी देशों ने सोवियत संघ की इस कार्रवाई की कटु निंदा की, आलोचना की। इसके बाद में आइजनहोवर सिद्धांत जून 1957 में आइजनहोवर सिद्धांत की घोषणा की गई। यह अमेरिकी विदेश नीति में उग्रता का प्रतीक था। इसमें कहा गया कि साम्यवादी गुलामी से घिरी जनता की स्वतंत्रता के संघर्ष में अमेरिका सहायता करेगा। अमेरिकी सीनेट ने राष्ट्रपति को अधिकार दिया कि वह सविवेक से अमेरिकी सेना को मध्य पूर्व के किसी भी देश में साम्यवादी आक्रमण को रोकने के लिए भेज सकता है। इससे शीत युद्ध में भारी उग्रता आ गई। 1955 से 1958 तक पश्चिमी एशिया शीत युद्ध का भयंकर अखाड़ा बन गया। स्वेज नहर के राष्ट्रीयकरण के फलस्वरूप 1956 में मिस्र पर होने वाले एंग्लो फ्रेंच इजराइल आक्रमण को सोवियत संघ ने तीव्र आलोचना की। पश्चिमी एशिया के सामरिक महत्व तथा तेल कूपों पर प्रभुत्व कायम करने के लिए अमेरिकी सोवियत संघ में घोर संघर्ष होता रहा। फार्स का तेल विवाद, सोवियत संकट, लेबनान में अमेरिकी फौज का उतारना, इराक की क्रांति आदि अवसरों पर दोनों गुट शीत युद्ध के अखाड़े बन गए। इसके बाद में हम जो शीत युद्ध का चौथा चरण पढ़ते हैं, जिसमें विस्तार है 1959 से लेकर 1962 तक, और इसमें 1958 के बाद ऐसा लगने लगा कि शीत युद्ध के ज्वार में कमी आएगी, क्योंकि सोवियत प्रधानमंत्री खुश्चेव ने शांतिपूर्ण सहअस्तित्व की नीति को अंगीकार कर लिया था। इस काल की कतिपय घटना निम्नलिखित रही, जिसमें सोवियत खुश्चेव की अमेरिका यात्रा 15 सितंबर से लेकर 28 सितंबर 1959 तक सोवियत प्रधानमंत्री खुश्चेव ने अमेरिका की यात्रा की। इस यात्रा से सोवियत संघ और अमेरिका के मध्य बड़े सौहार्द और प्रेम का वातावरण बना। खुश्चेव ने आइजनहोवर को साम्यवादी सोवियत संघ में विशेष रूप से आने का आमंत्रण दिया। इस सौहार्द को कैंप डेविड भावना यानी स्पिरिट ऑफ कैंप डेविड का नाम दिया गया था। कहा गया था कि इस भावना के प्रेरित होकर दोनों देश अंतर्राष्ट्रीय तनाव को दूर करने का सम्मिलित प्रयास करेंगे, जिससे शीत युद्ध की बर्फ पिघलेगी और विश्व शांति की नींव दृढ़ होगी। परंतु U2 कांड, जो विमान कांड था, उसमें थोड़ा चेंज हो गया। शीत युद्ध के तनाव को कम करने के लिए 4 बड़े देशों के साथ संयुक्त एक शिखर सम्मेलन आयोजित करना आवश्यक समझा गया। यह भी तय हुआ कि मई 1960 में पेरिस में शिखर सम्मेलन हो और उसके बाद वहीं से राष्ट्रपति आइजनहोवर सोवियत संघ की यात्रा करें। पर दुर्भाग्यवश शिखर सम्मेलन के आरंभ होने से पूर्व ही 1 मई 1960 को अमेरिका का जासूसी विमान U2 सोवियत सीमा में जासूसी करता हुआ पकड़ा गया। इस विमान में जासूसी के अनेक उपकरण और यंत्र पकड़े गए। विमान चालक ने यह स्वीकार किया कि उसे सोवियत संघ के आकाश में सैनिक निरीक्षण और सैनिक अड्डे की सूचना प्राप्त करने के लिए भेजा गया था। इस बात तब बहुत बढ़ गई जब राष्ट्रपति आइजनहोवर ने स्पष्ट शब्दों में कह दिया कि सोवियत संघ में सामरिक गतिविधियां बड़ी गुप्त रहती है, अतः किसी भी आकस्मिक आक्रमण को रोकने के लिए अमेरिका ऐसी जासूसी कार्रवाई करता है और आगे भी करता रहेगा। अंतर्राष्ट्रीय कानून के अंतर्गत इसकी मनाही नहीं है। खुश्चेव ने इससे जासूसी उड़ान को अत्यंत उत्तेजनात्मक कार्य और सोवियत संघ का घोर अपमान करना कहा। सोवियत संघ ने सुरक्षा परिषद में इस घटना की शिकायत की। U2 का विमान कांड ने शीत युद्ध में तूफान ला दिया। सोवियत संघ ने इसका खूब प्रचार किया और अमेरिका को शांति भंग करने वाला बताया। इसके बाद पेरिस सम्मेलन हुआ। पेरिस का शिखर सम्मेलन हुआ, जिसमें U2 विमान कांड की घटना से 16 मई 1960 को होने वाली पेरिस शिखर सम्मेलन की असफलता साफ नजर आने लगी। पेरिस के शिखर सम्मेलन में अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस के शासन अध्यक्ष शामिल हुए। जटिल अंतर्राष्ट्रीय प्रश्नों पर चर्चा होनी थी, किंतु शिखर सम्मेलन में खुश्चेव ने U2 का मामला उठाया, अमेरिका की भर्त्सना की और आइजनहोवर का अपमान किया। खुश्चेव ने शीत युद्ध को पराकाष्ठा पर पहुंचा दिया और जब उसने डिगाल और मैकमिलन से तो हाथ मिलाया, लेकिन जब आइजनहोवर से हाथ बढ़ाया तो खुश्चेव ने इनकार कर दिया। खुश्चेव ने यहाँ तक कहा कि अमेरिकी राष्ट्रपति को अब सोवियत संघ आने की कोई आवश्यकता नहीं। सम्मेलन के दूसरे सत्र में खुश्चेव ने भाग ही नहीं लिया।
अतः सम्मेलन की कार्रवाई बंद कर देनी पड़ी। शिखर सम्मेलन की असफलता से सारी दुनिया में गहरा निराशा छाई। कैनेडी का राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होना 8 नवंबर 1960 को अमेरिकी राष्ट्रपति पद के निर्वाचन में जॉन कैनेडी विजयी हुए। ख्रुश्चेव ने कैनेडी को बधाइयां भेजते समय यह आशा व्यक्त की कि उनके निर्वाचन से सोवियत संघ और अमेरिका के संबंध सुधरेंगे और शीत युद्ध की उग्रता में कमी आएगी। कैनेडी ने बधाई का उत्तर भेजते हुए लिखा कि उनका मुख्य कार्य न्यायपूर्ण और स्थायी शांति की स्थापना के लिए प्रयास करना होगा। कैनेडी की नीतियां एवं दृष्टिकोण से ऐसा आभास होने लगा कि शीत युद्ध में कमी आएगी, अमेरिका सोवियत संघ निकट आ सकेंगे। कैनेडी ने अपने पूर्वाधिकारी के विपरीत साम्यवाद के प्रति सहयोग की नीति अपनाने का नारा बुलंद किया। यानी कि इसके बाद में ख्रुश्चेव द्वारा पूर्वी जर्मनी से पृथक संधि करने की धमकी दी। जून 1961 में ख्रुश्चेव ने पूर्वी जर्मनी के साथ एक पृथक संधि पर हस्ताक्षर करने की धमकी दी थी, लेकिन कैनेडी ने उसे खुले शब्दों में बता दिया था कि सोवियत रूस की एकपक्षीय कार्रवाई किसी भी अवस्था में स्वीकार नहीं होगी। इसके बाद में क्यूबा की संकट, यानी क्यूबा अमेरिका के निकट एक टापू है जहां 1958 में डॉक्टर फिडेल कास्ट्रो के नेतृत्व में साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। अब डॉक्टर कास्ट्रो ने सोवियत संघ के साथ घनिष्ठ संबंध बढ़ाने शुरू कर दिए। अमेरिका के लिए चिंता का विषय था कि उसकी सीमा पर साम्यवादी रूस का क्यूबा के माध्यम से प्रभाव बढ़ रहा है। कास्ट्रो की सरकार को साम्यवादी संघ से बड़ी मात्रा में आर्थिक और सैनिक सहायता मिलने लगी। 1962 के आसपास तो सोवियत संघ ने क्यूबा में नए हवाई अड्डे और अनेक प्रकार के अस्त्र शस्त्र बनाना वहां पर कायम कर दिए। इन अड्डों में रॉकेट प्रक्षेपण अस्त्र रखे जाने लगे। इससे संयुक्त राज्य अमेरिका की सुरक्षा खतरा उत्पन्न हो गया। 22 अक्टूबर 1962 को कैनेडी ने क्यूबा में एक सैनिक अड्डे की स्थापना की जिस निंदा करते हुए क्यूबा की नाकेबंदी घोषणा की, यानी जिसका उद्देश्य अमेरिकी जहाजों द्वारा क्यूबा को घेर लेना था ताकि वहां सोवियत संघ से भेजी जाने वाली सैनिक सामग्री ना पहुंच सके। कैनेडी का यह कदम सोवियत संघ के लिए एक स्पष्ट रणनीति थी कि या तो वह क्यूबा को सैनिक सहायता देना बंद कर दे या अथवा युद्ध के लिए तैयार हो जाए। सोवियत प्रधानमंत्री ख्रुश्चेव ने इस समय दूरदर्शी तक काम लिया और क्यूबा से सोवियत संघ के सैनिक अड्डे को उठा लेना स्वीकार कर लिया। कैनेडी ने उनके इस निर्णय को एक महान राजनीति का निर्णय कहा। शीत युद्ध के इतिहास में क्यूबा का संकट तीसरे विश्व युद्ध का कारण बन सकता था, जिसे इन दोनों ने रोकने का प्रयास किया। इसके बाद में हम जो अध्ययन करेंगे शीत युद्ध के विस्तार का पंचम चरण प्रश्न से गुण है शीतक, और उसके बाद शीत युद्ध के विस्तार का युग छठा युग जिसे 80 से 89 तक का अध्ययन करेंगे। आज इतना ही।